अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लॉट पे है। यानी प्लॉट बनाएंगे या ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, प्लॉट बनाने की हम प्रैक्टिस करेंगे या ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्लॉट और ग्राफ क्या होते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम समझ लें। इसकी जो थोड़ी सी ज्योमेट्री है उसको हम देख लेते हैं, तो फिर हम प्लॉट की तरफ चलते हैं। ये आप लोग रेडी हैं? चलिए ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि एक्सेल फाइल की प्रिपरेशन, ऑब्जर्वेशन एंड सैम्पल्स। हाँ, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब भी आर पे एनालिसिस करना है ना, तो ये मैं आपके साथ आर की फ़ाइल शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये फ़ाइल आपके पास ओपन होगी। आपने हमेशा जो आर की फ़ाइल है वो इस फॉर्मेट में बनानी है, एक्सेल की जो फ़ाइल है। ठीक है, यानी ये हमारे पास देख लें, स्पीशीज़ को आप यहाँ पे भी ले रहने तब भी ठीक है, आप स्टार्ट में भी ले आए तो फिर भी ठीक है। ठीक है, अब ये रेप्लिकेट है, रेप्लिकेट 1, रेप्लिकेट 2, रेप्लिकेट 3, इसके 50 रेप्लिकेट हैं। ठीक है, आपके पास 3 होंगे, 5 होंगे या मैक्सिमम 10 रेप्लिकेट होंगे। ठीक है, अब ये देखें आगे 2 शुरू हो गया, तो आपने इसी तरतीब से लिखना है। स्पीशीज़ 1 पहले तीनों स्पीशीज़ के नाम, फिर नेक्स्ट 3 जो नाम होंगे रेप्लिकेट के, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी तरह आपने जो है ना वो रेप्लिकेट्स के नाम जो हैं वो नोट करने हैं। बाकी जो आपके पास अदर वेरिएबल्स होंगे जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, वो भी आपके इसी तरह नोट होंगे। यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ऑब्जर्वेशन मीन के ये वेरिएबल 1, 2, 3, यहाँ पे जो स्पीशीज़ के नाम हैं वो इस तरफ आएंगे, इस तरह। और बाकी जो ऊपर आपके पास हेडिंग्स हैं या इसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, वो आपके वेरिएबल्स या कॉलम की शक्ल में होंगे। हमेशा आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो रो की शक्ल में होगी, और जो वेरिएबल्स होंगे वो कॉलम की शक्ल में होंगे। यही फॉर्मेट जो है वो तकरीबन हम तमाम फाइल्स का फॉलो करेंगे एक्सेल की फ़ाइल बनाने के लिए, ताकि हम आर पे एनालिसिस करें। अच्छा, हम बात कर रहे थे ग्राफ की ना। आज हमने ग्राफ बनाना है, प्लॉट बनाना है, तो पहले इसको प्लॉट को समझ रहे थे कि ये प्लॉट है क्या, ये ग्राफ होता है क्या, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपके सामने एक प्लॉट बनाता हूँ, फिर उसके हम कंपोनेंट देखते हैं। टेढ़ा शेढ़ा बन रहा है। चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये कुछ बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये है एक्स एक्सिस, और ये ऊपर है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ वाई एक्सिस होगा। अब ये जो सेंटर में हमारे पास है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये जो है ओरिजिन है, और ये जो यहाँ पे पॉइंट बने होते हैं
ये देखिए, ठीक है, ये इनको हम कहते हैं टिक्स, एक्स टिक्स, और ये जो इस साइड पे होती हैं वाई एक्सिस पे, ये इसको कहते हैं वाई टिक्स। अब ग्राफ एक्चुअली बनता कैसे है? हर ग्राफ के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैपिंग, एस्थेटिक और जियोमेट्री। अब मैपिंग क्या होता है, एस्थेटिक क्या होता है और जियोमेट्री क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिखाऊँ, ये टेबल था हमारा जो एक्सेल वाला, ठीक है, इसमें वेरिएबल्स भी हैं, रोज़ भी हैं। अभी जो उसके वेरिएबल्स हैं ना और रोज़ हैं, ये हमारे पास क्या है, डाटा है। इस डाटे को हमने मैप करना है, यानी हमारे पास मैपिंग के लिए मटेरियल है। हमें इसमें पता होगा कि हमने किस चीज़ को एक्स एक्सिस पे रखना है और कौन सी चीज़ को वाई एक्सिस पे रखना है। अब हमारे पास जो डाटा फाइल है इसमें स्पीशीज़ हैं, तो स्पीशीज़ के नेम को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। ये हमें पता है ना, ये हमने मैप बना लिया अपने एक डाटा सेट का। इस तरह हम घर बनाते हैं ना, तो उसकी पहले मैपिंग करते हैं, मैप बना लेते हैं। हमें पता होता है कि हमने किचन कहाँ पे बनाना है, हमने जो है वो दरवाज़ा कहाँ पे रखना है, खिड़कियाँ कहाँ पे रखनी है, गैलरी कहाँ पे बनानी है, ठीक है, हॉल कहाँ पे बनाना है, तो वो एक मैप होता है। तो इसी तरह जब भी हमने ग्राफ बनाना है तो हमें ये मैपिंग का पता होना चाहिए कि हमें डाटे को कहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक हो गया, यानी मैपिंग मीन के जो हमारा डाटा है इसकी मैपिंग, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है। आगे है एस्थेटिक। एस्थेटिक कहते हैं खूबसूरती को, यानी हमने अपने डाटे को, जो अपने ग्राफ को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, खूबसूरत बनाने के लिए जो हम चेंजिंग करेंगे वो हम एस्थेटिक में करेंगे। जैसे हम मकान बनाने के लिए ना मैपिंग कर लेते हैं, मैप बन गया, ठीक है। मैपिंग के बाद हम क्या करते हैं, मकान बनने के बाद फिर हम उसकी जो है वो फिनिशिंग करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, उसकी एस्थेटिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी ज्योमेट्री करते हैं। ज्योमेट्री मीन कि उसको बाहर से लुक देते हैं ना, कि वो उसका वो आउटर शेप भी उसकी वो गोलाई में होगी, वो जो है वो चौरस होगा, ठीक है, या वो लंबूतरा होगा, किस तरह का जो है ना हमारे घर की जो शेप है आउटर, वो बाउंड्री या उसकी बाहर की जो लुक है वो कैसी हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं उसकी ज्योमेट्री। तो 3 चीज़ें जो ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 मैपिंग का हमें पता होना चाहिए क्या है। मैपिंग क्या होती है कि जो हमारा डाटा सेट है, ये देखें, ये सारा हम इसको मैपिंग में कंसिडर करते हैं। अब एस्थेटिक में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, इस तरह ना, इस तरह ग्राफ बन जाता है, ठीक है, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये अब एस्थेटिक है, ये ग्राफ इस तरह बना, बार ग्राफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह बार्स बन गई हैं, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। तो एस्थेटिक मीन के आप ये भी कह सकते हैं कि आप कौन से टाइप का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ लिख देना, टाइप ऑफ प्लॉट, ठीक है, यानी कौन सी टाइप का प्लॉट यूज़ करना चाहते हैं। आप बार ग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, आप या वो लाइन ग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, आप बॉक्स प्लॉट यूज़ करना चाहते हैं, आप पाथ जो है वो प्लॉट बनाना चाहते हैं, आप जो है वो डेंसिटी ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ये एस्थेटिक में आती हैं। फिर अब यहाँ पे आप इस बार को कलर कैसा देना चाहते हैं, ठीक है, इसको डेकोरेट कैसा करना चाहते हैं, इसको ब्लू कलर करना चाहते हैं, इसको रेड करना चाहते हैं, ये लाइन का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं, लाइन की विड्थ आप कितनी रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी जो फिनिशिंग में आती हैं वो सारी आएंगी एस्थेटिक में, यानी उसको हम एस्थेटिक में जाके उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आ गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन के इसकी शेप कैसी होगी, सॉरी ये मैं एस्थेटिक में आपको बता दूँ, टाइप ऑफ ज्योमेट्री में ये आएंगी, ठीक है। उसके बाद एस्थेटिक में आएगा, इसको हम कैसे डेकोरेट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें इसकी डेकोरेशन में जो आ जाएंगी वो एस्थेटिक में आएंगी। और ज्योमेट्री में आएगा टाइप ऑफ प्लॉट, यानी कौन सा हमें प्लॉट चाहिए। यानी 3 चीज़ें हैं, ये मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ। मैपिंग मीन के हमारा जो डाटा सेट है, ठीक है। एस्थेटिक मीन के हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी खूबसूरती में एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं, कलर कैसा देना चाहते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो फॉन्ट साइज़ वगैरह, उसका स्टाइल वगैरह सारी चीज़ें एस्थेटिक में आती हैं।
उसके बाद ज्योमेट्री में आप इसको बताएंगे कि आपका जो ग्राफ है इसकी शेप कैसी होगी, ग्राफ टाइप कैसी होगी, ठीक है। टाइप ऑफ, मैं यहाँ पर नीचे भी लिख देता हूँ, टाइप ऑफ ग्राफ, ये आ जाएंगी ज्योमेट्री में। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का ज़्यादा जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्राफ के जो कंपोनेंट्स हैं और वो क्या हैं और ग्राफ को कैसे ड्रा किया जाता है। ये जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम जो है वो ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं। एक्स एक्सिस पे जो वो मोस्टली जो है ना वो आप करैक्टर्स का डाटा देते हैं, जो आपकी स्पीशीज़ के नेम होते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप जिन पे कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे स्पीशीज़ के नेम हम इन जो हमारे पास जो है ना ये जो डाटा सेट है, यहाँ पे हमारे पास स्पीशीज़ के नेम है, तो स्पीशीज़ के नेम को हम एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं। हम लाजमी नहीं स्पीशीज़ के नेम के बीच ही हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पेटल विड्थ और सेपल लेंथ के दरमियान भी ग्राफ बना सकते हैं, तो उनको भी हम जो है ये एक्स एक्सिस पे रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग के बारे में। अच्छा, मैपिंग के बारे में आपको दोबारा गाइड करता हूँ। मैपिंग का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ, यानी हम कौन सा ग्राफ बनाना चाहते हैं। अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो आप कौन सा ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो अब इसको मैं दोबारा आपको बिल्डिंग की तरफ एग्जांपल जो है वो लेके जाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी बिल्डिंग बनाने से पहले हम सबसे पहले मैप बनाते हैं ना। मैप मीन के हमारे पास वो डाटा, सारी कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हों। एस्थेटिक मीन उसकी जो है वो खूबसूरती, उसमें आप क्या क्या चीज़ें लगाना चाहते हैं अपने मकान के अंदर, ठीक है। उसके बाद जियोमेट्री मीन कि आप उसको प्लाजा बनाना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद टाइप बनाना चाहते हैं, आप उसको जो है वो अपार्टमेंट टाइप बनाना चाहते हैं, यानी कौन सी टाइप का जो वो आप मकान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाती है उसकी ज्योमेट्री। तीन चीज़ें हैं, मैपिंग, एस्थेटिक और ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, अगर के जो फॉर्मेट्स हैं इस पर कन्फ्यूजन है तो उसको मैं मज़ीद आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुछ जो फॉर्मेट हैं वो बेसिक हैं तकरीबन। जैसे आपको मैंने ये शो करता हूँ आर में, ये देखें इस फॉर्मेट में आपके पास डाटा जो होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास स्पीशीज़ के नेम, ये हमारे पास करैक्टर का डाटा, ये देखें ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है करैक्टर, कॉलम नंबर 5 करैक्टर। बाकी जो न्यूमेरिकल डाटा है सारा वो भी इसी तरह हमारे पास होगा। यानी यहाँ पे नीचे आपने स्पीशीज़ के नेम एक कॉलम आपने बना लेना है, और बाकी सारे कॉलम जो है ना वो आपका जो वेरिएबल्स हैं या आपका जो डाटा है न्यूमेरिकल डाटा वो उसमें शामिल होगा। एक बात तो ये है। दूसरा कि कुछ एनालिसिस ऐसे हैं कि उनका जो डाटा सेट है ना वो हमें उस एनालिसिस के मुताबिक अरेंज करना पड़ता है। जैसे वेरिएबिलिटी एनालिसिस है, ठीक है, या कोई और एनालिसिस ऐसा आ जाता है जिसमें मोस्टली जो होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं या जेनेटिक्स के एनालिसिस हैं, तो उसमें हमें डाटा सेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। लेकिन उसकी जो गाइड होती है वो हर पैकेज के अंदर तकरीबन आपको मिल जाएगी कि आपको किस तरह का डाटा सेट चाहिए, और आर के अंदर उसकी एग्जाम्पल के बिल्ट इन डाटा सेट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने ये एनालिसिस करना है, पीसी एनालिसिस करना है, तो आपको अपना डाटा सेट किस तरह अरेंज करना है, ठीक है। मोस्टली जो एनालिसिस हैं हमारे जो बेसिक हैं, जैसे पीसीए है, क्लस्टरिंग एनालिसिस है, उसके बाद जो है वो हीट मैप है, वो सारे इसी जो आपके सामने फॉर्मेट नज़र आ रहा है ना, इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे ये इसी तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। बाकी जो फॉर्मेट नए आएंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि वो आपने फॉर्मेट कैसे निकालना है। मसलन यहाँ पे आप लिख देते हैं, मसलन आपको दिखाता हूँ, अगर ड्यून डाटा सेट जो है वो यहाँ पे अगर बन जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो इकोलॉजी का है, अगर मेरे पास वो पैकेज इंस्टॉल्ड है तो
ये कह रहे हैं कि आपके पास फंक्शन जो है ना वो इसमें नहीं है, मुझे इसके लिए एक पैकेज करना पड़ेगा, इसे कहते हैं वैगन, ठीक है। तो वो उस पैकेज में ये आएगा मेरे पास, अदरवाइज ये इसमें शो नहीं होगा। बहरहाल हम जो पैकेज यूज़ करेंगे ना उस पैकेज के साथ हमें एक फॉर्मेट फाइल भी मिलेगी, ठीक है। जैसे ggplot हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ggplot में अगर हम देखना चाहें तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयरस डाटा सेट, ये देखें डाटा सेट आ गया, ठीक है। इसको रन करते हैं, ये देखें, ठीक है। ये नीचे उसने मुझे फॉर्मेट दे दिया इसका सारा, ये देखें, ठीक है। यानी ये स्पीशीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये देखें सेपल लैंड, पेटल बैंड, उसके बाद स्पीशीज़ के नाम है और ये आ गया, ठीक है। यानी ggplot के अंदर हमने अगर कोई प्लॉट वगैरह बनाना है तो हमें इस तरह का डाटा सेट चाहिए, हमने इस तरह अपने डाटे को अरेंज करना है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, PCA पे चलेंगे या किसी और एनालिसिस पे चलेंगे जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें डाटा थोड़ा डिफरेंट टाइप का यूज़ होता है, तो वो उस पैकेज के अंदर जो उसका फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है। फॉर्मेट अगर हाँ मुझे याद आ गई, मैंने इसको आज डाउनलोड किया था तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास ना प्रीमियम का जो बैच है इसकी वर्किंग डायरेक्टरी शो हो रही है आपको, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखें मैंने 2 फाइलें डाउनलोड की है, एक BC1 और ड्यून डाटा, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ ड्यून डाटा के ऊपर, ये देखें, ये अब डाटा सेट मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने आर से ही लिया है। आर से मैंने कहा जी मुझे आपका फॉर्मेट डाटा चाहिए, मैं अपनी फ़ाइल को इस तरह रेडी करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इकोलॉजी के डाटा की फ़ाइल है, इसका नाम है ड्यून डाटा सेट, ये ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद है, उसने मुझे दे दिया है। उसने कहा कि अपना डाटा आप इसके मुताबिक प्रिपेयर कर लें। ये देखें, मैंने इसको अपना इस डाटे को आप इसको ये फ़ाइल देख लें, ऑब्जर्व कर लें इसको, और इसको अपने डाटे के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। एक और फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये BCI है, ठीक है। ये भी इकोलॉजी से रिलेटेड डाटा है, ये भी मैंने आर से ही ये लोड किया, ठीक है। ये आपको शो हो रहा है इसी डाटा, ये देखिए। अच्छा, ये डाटा सेट सारे जो है ना अवेलेबल होते हैं आर के ऊपर। आपने जस्ट अभी बेसिक चीज़ें सीखनी है, तो ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने यहाँ पे पहले डाटा सेट देखें और उसके मुताबिक अपनी जो है वो फाइल रेडी कर लें। जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन आपका जो है वो आंसर मिला है या मज़ीद इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ? अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड डाटा सेट के मुताबिक, यानी कि डाटा सेट आपको आर से ही मिलेगा कि आपने कौन से एनालिसिस के लिए कौन सा डाटा सेट यूज़ करना है। क्लियर है क्वेश्चन? चलें, ठीक है। यानी हमें आर हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, हमने जस्ट इसको सीखना है। अगर हमें चलाना आ गया तो हमें हर चीज़ आर में से मिल जाएगी। तो ये डाटा सेट भी मैंने जो है ये आर से ही डाउनलोड किया है। तो ये एक्चुअली मेरे पास 5th बैच चल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे आपको प्रीमियम पे ले चलता हूँ दोबारा प्रोजेक्ट को, ये इसमें, तो इसमें ये आपको मैं शो करके भी दिखा सकता हूँ।
आप भी जैसे चेक कर लें कि अगर आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो न्यू है, तो आप जो कल हमने बनाया था प्रीमियम, आप उसको कन्वर्ट कर लें प्रीमियम। अब ये देखिए मेरे पास जो है प्रीमियम वाला जो है ये ओपन हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा था कुछ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वैगन पैकेज है, ठीक है। ये वैगन पैकेज को मैं इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके सामने मैं यहाँ पे इसको लाइब्रेरी करता हूँ। ये लाइब्रेरी हो गया। अब यहाँ पे देखें आप ग्लोबल एनवायरनमेंट में आपके पास कोई जो है ना वो एक्सेल की फाइल शो नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं शो हो रही, सॉरी। जी अब ठीक है, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास जो था ना वो 5th बैच का जो था डायरेक्टरी ओपन थी। मैंने क्या किया, आप भी चेक कर लें यहाँ पे आपके पास कौन सी डायरेक्टरी ओपन है। आप यहाँ पे साइड पे एरो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास डायरेक्टरी आ जाएगी आपके नाम से ना, जो आपने सेव की थी कल। तो मेरे पास प्रीमियम बैच की डायरेक्टरी है, मैं इसको ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद मेरे पास प्रीमियम बैच पे जो मैंने काम किया हुआ है ना वो फाइल मेरे पास शो होगी। अब यहाँ पे देखें मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया, ये आपने अभी नहीं इंस्टॉल करना, आपने जस्ट इसको देख लें। सिर्फ जो क्वेश्चन था आपका कि डाटा सेट, ये उस पर मैं आपको आंसर देने लगा हूँ। ये एक लाइब्रेरी है वैगन, जिस तरह हमने पैकेज किया था ना रीड एक्सेल, इसी तरह एक पैकेज है वैगन जो कि इकोलॉजिकल डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इसमें एक डाटा सेट है जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, इसका नाम है ड्यून डाटा सेट, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको व्यू करता हूँ तो ये देखें, अब आप देखें ग्लोबल एनवायरनमेंट में मेरे पास फाइल आ गई है। मैंने देखें इसको कहीं से इंपोर्ट नहीं किया, जस्ट ये आर के अंदर ही ये फाइल मौजूद है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें इसने मुझे डाटा सेट दे दिया। ये कह रहा है कि अगर आप वैगन के ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी वैगन पैकेज है जो इकोलॉजी का डाटा, तो आपको अपनी फाइल इस तरह रेडी करनी है। यानी इस तरह पे इस साइड पे उसने दे दिया हमें जो है ये प्लॉट, यानी प्लॉट 1 प्लॉट 2 या एरिया आप कह सकते हैं आपके जो है, ठीक है। ये 20 प्लॉट हैं, 20 एरियाज़ हैं, और इनके अंदर हर एरिया के अंदर जो स्पीशीज़ की अकोरेंस है, या कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो कितनी दफ़ा पाई जाती है, उनकी अकोरेंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। यानी यहाँ पे प्लॉट 1 में 1 है, उसके बाद ये प्लॉट 2 में ये जो है ये 3 है, प्लॉट 3 के अंदर ये 0 है, यानी कोई स्पीशीज़ की रिपोर्ट नहीं हुई। तो ये इस तरह का डाटा सेट ये हमें मिल जाते हैं। तो ये आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हमें डाटा अरेंज करना नहीं आ रहा, हम किस तरह का डाटा इसको देंगे। आर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, जस्ट आपने इसको ड्राइव करना सीखना है। आपको ड्राइव करना आ गया तो आप समझें कि आप जो है ना वो आप हर चीज़ आपको आर से ही मिल जाएगी। इवन कि आपको जो है ना वो ट्यूटोरियल भी आर में ही पढ़े हुए मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पे साइड पे ट्यूटोरियल भी पढ़े हुए हैं, लेकिन ये भी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। जिस तरह आपको ये डाटा सेट निकालना नहीं आ रहा ना, इसी तरह आपको अभी ट्यूटोरियल की समझ भी नहीं आएगी जब तक हम इसके बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं करें। जी क्लियर है। अब एक और डाटा सेट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये व्यू मैंने व्यू किया डाटा BCI, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये डाटा सेट भी इसने मुझे दे दिया, ये देखें, ठीक है। ये BCI एक और किसी रीजन का डाटा है, और इसमें जो है ना वो 50 ऑब्जर्वेशन है। जो ड्यून था इसमें 20 ऑब्जर्वेशन और 225 है वेरिएबल्स हैं। इट्स मीन के 225 इसके पास जो है वो स्पीशीज़ हैं। तो इकोलॉजिकल डाटा आपने इस तरह अरेंज करना है। इसी तरह हर तरह का जो डाटा है ना, मॉलिक्यूलर का डाटा जो वो डाटा हो गया, साइल का डाटा, यानी डिफरेंट टाइप जो डाटा है उसकी अरेंजमेंट के लिए आपको जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट, या इसको कहते हैं बिल्ट इन फाइल्स, बिल्ट इन डाटा सेट, बिल्ट इन डाटा सेट, ये आपको बने बनाए आर में से मिल जाएंगे। आपने अपनी फाइल इसके मुताबिक रेडी कर लेनी है और उसका एनालिसिस कर लेना है। चलिए ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक था वो था ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम जो
पैकेज यूज़ करते हैं। हम दोबारा आ जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। कल आपका पहला दिन था सुपरवाइज़र के पास, आप बैठे हैं, उन्होंने आपको कैबिनेट की चाबी दे दी, सर केबिन की चाबी दे दी, और उन्होंने कहा ये आप केबिन ये फोल्डर आपका है, इसमें आप जो मर्ज़ी सामान रखें। लेकिन आज हम दोबारा गए हैं, दूसरा दिन है सुपरवाइज़र के पास, वो हमें कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये आपके हाथ में जो है वो एक्सेल की फ़ाइल है, तो इसका ना ग्राफ बना के लाएं। मैं आपका डाटा चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कोई वेरिएशन है या नहीं है, या कोई वैल्यू 70 से अबव गई है या किसी ने क्रॉस किया है 70 को। तो आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आएगा ना वो क्या है? चलिए मैं अब थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके हाथ में वही कल वाला बीकर है जिसकी आपने पीएच मालूम करनी है। कल आपने पीएच मालूम कर ली, आज आपके सुपरवाइजर कहते हैं इसके अंदर जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। अब जिन लोगों को तो पता है कि जिंक की कंसंट्रेशन किस में फाइंड करते हैं, उनके लिए तो इशू नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमने जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए ना, जब भी आर के ऊपर, ये बात नोट कर लें, जब भी आर के ऊपर हमने कोई एनालिसिस करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आना चाहिए कि पैकेज कौन सा इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि एक्सेल का फॉर्मेट कौन सा होगा, डाटा को कैसे इंपोर्ट करना है। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके जहन में कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल होगा। आगे इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा कि आपने सैंपल किस तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। यानी देखें ना, आपके हाथ में जो था बीकर, अब जब आप उसकी जो जिंक की या आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करने जाएंगे तो केमिस्ट्री वाले आपको और नया काम लगा देंगे। वो कहेंगे आपने तो सोल्यूशन ही नहीं सही तैयार किया हुआ, सोल्यूशन को सही तैयार करें ना, फिर हमें वो सोल्यूशन दोबारा तैयार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। इसी तरह अब आपके हाथ में एक्सेल की फ़ाइल है आज, और आप अपने सुपरवाइज़र के सामने बैठे हैं, वो कहते हैं कि ये आपके पास जो डाटा है ना, इसमें से जल्दी से ग्राफ बना के लाएं, और मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ या चेक करना चाहती हूँ कि इसमें कोई वेरिएशन है या नहीं है, या इसमें कोई जो है वो वैल्यू बहुत अप है या वैल्यू बहुत लो है, सिर्फ वो मैंने देखना है। अगर आपके पास 1000 2000 ऑब्जर्वेशन का डाटा हो, 20-25 पेजेस हों, जो बल्कि 400-500 सेल्स हों फिल रोज़, तो आपके लिए 1 मिनट में उसको देखना मुश्किल होता है, तो फिर आप उसका ग्राफ बनाते हैं ना। तो आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आएगा कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा, मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ पैकेज कौन सा, उर्दू में मैंने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की होगी, यानी आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं प्लॉट बनाए, आपके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। अब यहाँ पे मैंने ना ये हैश टैग का साइन लगाया, हैश टैग का बटन दबाया। इसका मतलब ये है कि जब भी हम हैश टैग लगा के कोई चीज़ लिखते हैं आर में, ये इसको हेडिंग कंसिडर करता है, ये इसको कोड कंसिडर नहीं करेगा। अगर हम ये हैश टैग ना लगाएं और कोड के साथ लेकर रन करें तो ये इसको एरर दे देगा, ये कहेगा ये जो है ना आपने लिखा हुआ ये कोई गलत लिखा हुआ है, इसको सही करें। लेकिन जब हम इसके साथ लगा देते हैं हैश टैग तो ये इसको हेडिंग कंसिडर करता है। ये यहाँ तक क्लियर है। यानी जब भी हमने आर के ऊपर कोई काम करने के लिए किसी ने कहना है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या ज़हन में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा इस्तेमाल होगा। अगर आपको पैकेज का नाम पता चल गया, समझे 90% आपका काम हो गया। अब प्लॉट के लिए मैं आपको कहता हूँ कि ggplot2 यूज़ होता है। इसका आंसर क्या है? कौन सा यूज़ होता है? ggplot2। अब ये आपको पता चल गया कि ggplot2 जो है वो प्लॉट बनाने के लिए यूज़ होता है। अब अगला स्टेप क्या है? हमें पता चल गया कि आयरन के लिए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो पैकेज है वो ggplot2 है।
अब इतना हमें पता चल गया कि इस प्लॉट बनाने के लिए हमें कौन सा फंक्शन पैकेज चाहिए, ggplot2। कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ggplot2। जिस तरह हमें पता चला कि जिंक या आयरन की कंसंट्रेशन के लिए हमें एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होता है, इसी तरह ggplot2 जो है ये प्लॉट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। अब अगला स्टेप ये है, हमें सुपरवाइज़र कहते हैं कि जाएं लैब में और जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके आएँ। हम बॉटनी की लैब में जाते हैं और उधर सर्च करते हैं क्या वहाँ पे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो हमें उन्होंने कहा जी आर के ऊपर ग्राफ बना के लाएँ। हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आया कि कौन सा पैकेज यूज़ होगा। हमने कहा ggplot2। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ggplot2 को सर्च करना है आपने अपने लैपटॉप में, आपने अपने आर में। तो कैसे सर्च करना है ये भी आप मेरे साथ सर्च करें, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आ जाएँ स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्लिक करें पैकेजेस पे, स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सर्च बार आएगी। जैसे वो लैब अटेंडेंट के पास जाते हैं ना, तो वो कंप्यूटर पे सर्च करके बता देता है कि ये केमिकल हमारी लैब में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे सर्च बार में आप लिखें ggplot2। अब ये देखें, ये मेरे जो आर की लैब में ये ऑलरेडी मौजूद है ggplot2। आप चेक करें कि आपके पास ये ggplot2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मुझे मैसेज में बताएं। जिनके पास आ रहा है वो भी मुझे मैसेज करें कि आ रहा है, जिनके पास नहीं है वो भी लिखें नो या यस। मोहम्मद वहीद साहब के पास आ रहा है, इट्स मीन कि आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है। बाकी लोग भी चेक करें आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा, यस या नो। ठीक हो गया। मोहम्मद तला के पास नहीं है, हरदीप साहब के पास है, डॉक्टर राबिया के पास भी है। ठीक है, पैकेज नॉट इंस्टॉलिंग, ये इंस्टॉल करने का मैंने भी आपसे कहा ही नहीं है, आपने जस्ट सर्च करना है अभी इसको। यहाँ पे आए ggplot पे, यहाँ पे जस्ट आपने इसको सर्च करना है। ये सहरा एजुकेशन, मुझे आपका नाम फिर भूल गया है, बिलाल था शायद, जावेद साहब। तो कहें जावेद साहब अभी आप यहाँ पे ggplot इसको सर्च करें, जस्ट देखें कि आपके पास ये ggplot है या नहीं है। जस्ट अभी आप इसको सर्च करें यहाँ पे ggplot आपके पास है या नहीं। अगला स्टेप बात का ना कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो फिर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है, जैसे तला साहब के पास ये नहीं है, ये नवाल के पास भी नहीं है और तला साहब के पास भी नहीं है। ठीक होगा। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि हमारी लैब में कुछ लोगों के पास लैब के अंदर जो फैसिलिटी है और कुछ लोगों के पास नहीं है। फिर हमने क्या करना है, HOD साहब के पास आना है, उनको एप्लीकेशन लिखनी है, इंस्टॉल पे आ जाएं और यहाँ पे लिखें जी ggplot2 इंस्टॉल। पैकेज पे दबाएं बटन, पैकेज के बाद आ जाए इंस्टॉल और इंस्टॉल पे क्लिक करें ggplot2। ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करें, पैकेज पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएं आप इंस्टॉल पे, और इंस्टॉल पे आपको एक सर्च बार नज़र आएगी। यहाँ पे आप अपने पैकेज का नाम लिखें ggplot2 और इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको दोबारा इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें,
टाइम लेगा थोड़ा मेरे पास। अच्छा, मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पैकेज इंस्टॉल और यहाँ पे लिखें ggplot2, तो आपके पास ये इंस्टॉल होना, लिखने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाएं तो आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तला साहब के पास इंस्टॉल। अब दोबारा आप जाके चेक करें कि आपकी लैब के अंदर ये आ चुका हुआ है। और दोबारा यहाँ पे आए सर्च बार में, जिनके पास इंस्टॉल हो चुका है वो दोबारा सर्च बार में आए। यहाँ पे ये जो पैकेज की सर्च बार है, ये स्क्रीन नंबर जो है 4 है, ठीक है। ये मेरे पास भी इंस्टॉल हो गया है। स्क्रीन नंबर 4 पे आए और यहाँ पे इसको सर्च का जो बटन है ना, यहाँ पे लिखें ggplot2। अगर यहाँ पे आपको शो हो रहा है इट्स मीन के आपकी लैब में जो है ना ये ggplot2 ये आ चुका है। जी जिनके पास इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप शो हो रहा है तो यहाँ पे आप टिक कर लें तो ये लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप टिक करेंगे ना तो आप कंसोल में देखें स्क्रीन नंबर 2 में आपके पास लाइब्रेरी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको लाइब्रेरी करने का, और दूसरा तरीका है आप इसको स्क्रिप्ट में लिखें यहाँ पे लाइब्रेरी, तो ये आपके पास लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लें 2 मिनट तक, फिर जो है हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं सब लोग, ताकि इसको मुकम्मल कर लें और सब लोग साथ चलें। फिर 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लें। काइंडली सब लोग इसको इंस्टॉल कर लें और लाइब्रेरी कर लें, और साथ मुझे बता दें कि लाइब्रेरी हो गया या इंस्टॉल हो गया या कोई इशू आ रहा है। एक मैसेज आया, मैं चेक कर लूँगा। अच्छा, अब ये एक और चीज़ है, अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं। जैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल है आपके पास, ये मल्टी फंक्शनल है। आप इस पर पिक भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी मल्टी फंक्शनल है ना। इसी तरह ये जो पैकेज है ना ggplot, ये भी मल्टी फंक्शनल है, बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इससे क्या करना है, इसके 2 फंक्शन को यूज़ करेंगे हम। एक को हम कहते हैं qplot और एक को हम कहते हैं ggplot। ggplot2 नहीं है, ये याद रखिएगा। ये ggplot2 नहीं है, सिर्फ ggplot है। ये पैकेज है और ये इस पैकेज के अंदर 2 फंक्शन है। जैसे एक मोबाइल है ना, मोबाइल के अंदर 2 फंक्शन है, एक मैसेज का है और एक कॉल का है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसी तरह ggplot में काफ़ी सारे फंक्शन हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ggplot, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये अब ये देखें ये इनसे इसके फंक्शन आ गए, ठीक है। ये देखें स्टैटिक है, स्टैटिक कलर फिल है, ये सारे इसके फंक्शन है। यानी ये सारे काम हम जो है ggplot से ले सकते हैं। ये देखें, यानी जियो मैप भी बना सकते हैं, यानी जो स्टडी एरिया मैप बनता है ना वो भी हम इससे बना सकते हैं। उसके बाद जियो पॉइंट है,
जियोम लाइन है, यानी ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं जो आप इससे कर सकते हैं। यानी जिस तरह मोबाइल के अंदर एक लिस्ट होती है ना कि आप मोबाइल से ये काम कर सकते हैं, इसी तरह ggplot2 से हम बेशुमार काम कर सकते हैं जिनकी लिस्ट जो है ये इसकी डिटेल में दी गई है। और जिस पे आप क्लिक करेंगे ना तो इसके आगे मज़ीद हर एक की मज़ीद डिटेल दी होगी, ठीक है। लेकिन ये अब आप उस वक्त कर सकेंगे जब आप इसमें एक्सपर्ट होंगे या आपको बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, आपको इनका पता होगा, फिर आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं, दो मेथड्स हैं, एक हमारे qplot और एक ggplot। इन दोनों में क्या फ़र्क है? qplot कहते हैं क्विक प्लॉट, यानी फ़ौरन आपको प्लॉट मिल जाए 1 मिनट में। ggplot इस पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी जो होती है ना वो कहते हैं हाई क्वालिटी होती है इसकी, या बेस्ट क्वालिटी होती है हर पब्लिकेशन। qplot उस वक्त हम ड्रा करते हैं जब हमें जहाँ सुपरवाइज़र या हमारे जो गाइडर होते हैं वो कहते हैं कि आप जल्दी से डाटा लाएं और उसमें देखें कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है। तो हम बजाय वो पूरे 5000 अगर हमारे पास 500 अगर हमारे पास जो रोज़ हों तो उसमें ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सबसे जो ज़्यादा वैल्यू जो है वो किसकी है। तो हम जस्ट ये ग्राफ बना के क्विक प्लॉट जिसे हम कहते हैं, फ़ौरन हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मिडल क्या है। तो 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं ग्राफ बनाने के लिए, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन। नंबर 1 मैपिंग, उसके बाद एस्थेटिक, एस्थेटिक के लिए AES यूज़ होता है और ज्योमेट्री के लिए GUM यूज़ होता है। अब इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम एक सादा सा ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। केमिस्ट्री में एक होता है जनरल फार्मूला, यानी वो जनरल फार्मूला लिखा होता है और उसको फिल किया जाता है, उसमें क्लोरीन लगा सकते हैं, फ्लोरीन, जिस तरह जो भी चीज़ें आप उसमें ऐड करना चाहते हैं ना वो केमिस्ट्री में आप वो ऐड कर सकते हैं, यानी उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जनरल फार्मूला। तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करेंगे जनरल स्क्रिप्ट। जनरल स्क्रिप्ट में R भी देता है, लेकिन खुद हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको खुद भी बना लेते हैं। R कैसे देता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले ये qplot फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ qplot। ये देखिए मैंने qplot लिखा, इसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि ये किसका फंक्शन है, ggplot2 का। ये देखिए मुझे साथ बता रहा है आप qplot यूज़ करें। qplot क्या एक फंक्शन है ऐसे, और ये पैकेज के अंडर है ggplot2, यानी ggplot2 का एक फंक्शन है। अब इसके लिए जनरल फार्मूला ये देखें ये लिखा हुआ है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसकी डिटेल भी साथ नीचे लिखी हुई है। ये देखें अगर F1 प्रेस करेंगे ना तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, यानी R आपको खुद पढ़ा रहा है, R आपको खुद सिखा रहा है कि इस तरह आपने फ़ाइल बना के मुझे देनी है, ठीक है। लेकिन अभी ये हमें इसकी थोड़ी समझ नहीं आएगी, हम इसको इग्नोर करते हैं, हम सिंपल फाइल की तरफ चलते हैं। सिंपल फाइल सॉरी स्क्रिप्ट क्या बनाना है हमने, qplot लिख लिया, इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अंदर लिखना है आपने, सबसे पहले हमने मैपिंग करनी है। मैपिंग मीन x एक्सिस पे क्या आना है और y एक्सिस पे क्या आना है, ठीक है। फिर उसको अपने बताना है कि हमारे पास डाटा कौन सा है, अपने डाटा का नाम देना है। फिर हमने इसको बताना है कि मैपिंग क्या करनी है, ज्योमेट्री क्या करनी है। ज्योमेट्री के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जियोम। यहाँ पे आपको जो है ना वो ये इन तीनों चीज़ों को तरतीब इनकी जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हम क्विक प्लॉट बनाना चाहते हैं अपना डाटा चेक करने के लिए। अब जियोम में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास x और y एक्सिस आ गया। अब हम दोबारा फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं, आप भी इंपोर्ट कर लें करनी की अभी तक तो।
फाइकस की फाइल इंपोर्ट होगी। चलिए आप लोगों के पास ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी होगी। तो होपफुली अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हम किस चीज़ का प्लॉट बनाना चाहते हैं। अभी हम सिंपल प्लॉट बनाएंगे एक दो वेरिएबल्स के दरमियान, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम मुश्किल कोड ना लिखें, आसान कोड्स की तरफ से चलें। ठीक है, आसान कोड लिखेंगे, एक दो दफ़ा लिखेंगे तो आप फिर खुद ब खुद ही जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अगर हमने दो का बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, तीन का बनाना है तो हमने कैसे लिखना है। यानी हम एक वेरिएबल्स का ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, दो का बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, हमने सब वेरिएबल का इकट्ठा ग्राफ बनाना तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो आज हम एक ही वेरिएबल का ग्राफ बना के चेक करते हैं कि वो कैसे बनता है। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मेरे पास पेटल विड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखना है पेटल विड्थ एक्स एक्सिस पे। तो इसका लिखने का एक आसान तरीका होता है, फाइल का नाम लिखें फाइकस, आगे डॉलर साइन डालें। ठीक है, स्पेस दे लें इसमें, अगर कॉमा है उसके बाद हो। ठीक है, डॉलर साइन, ये आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट के ऊपर जो चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें, पेटल विड्थ है। ठीक है, ये अब जनरल जो थी लाइन में उसको फिल कर रहा हूँ। वाई को यहाँ पे काट के, यहाँ पे वाई की जगह पर दोबारा लिखें फाइकस, डॉलर साइन, पेटल लेंथ। ठीक है, डाटा हमारे पास क्या है, डाटा सेट का नाम क्या है फाइकस। जियोम मीन जियोमेट्री कौन सी है, कौन सी शक्ल का हम प्लॉट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने स्ट्रिंग में लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। यहाँ पे लिखें हम बनाना चाहते हैं सबसे पहले स्मूथ प्लॉट। ये क्या होता है इसको बना के चेक कर लेते हैं कैसा होता है ये। अभी देखिए मैंने एक कोड लिख दिया, ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी है, और इसको लिखने में अगर ये मैं आपको समझाना आ रहा होता तो तकरीबन 1 मिनट लगना था। ठीक है, और 1 मिनट में देखें हमने प्लॉट ड्रा कर लिया। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, ये हमने पाथ प्लॉट बना लिया। लेकिन यहाँ पे हमें देखें साइड पे वो वार्निंग भी दे रहा है, वो कह रहा है कि यूज़ ऑफ द फाइकस डॉलर साइन इज डिस्करेज। वो कह रहा है ये जो आपने डॉलर साइन लगा दिया प्लॉट के साथ, ये यहाँ पे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप पेपर में भेजेंगे लगा के, या इसको थीसिस में लगाएंगे तो ये तो आपका वो गलत होगा, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। वो कहता है इसको रिमूव कर दो। तो हमने क्योंकि अपना काम ले लिया, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स का नाम लिख लिया है यहाँ से, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस तरह क्यों लिखा है। इस तरह लिखने से आपकी जो गलती के चांस है वो कम होंगे, क्योंकि ये एक तो स्पेलिंग सेंसिटिव है और दूसरा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन कि ये कैपिटल या स्मॉल लेटर को फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेता है और उस पर एरर दे देता है। और अगर मैं यहाँ पे फाइकस में आपको लिख कर दिखाता हूँ, एफ कैपिटल मैंने लिख दिया गलती से, ये देखें जैसे ही एफ मैंने कैपिटल लिखा है ना तो ये मुझे गलती एरर दे देगा। अब देखें अब इसने प्लॉट नहीं बनाया, इसने कहा जी फाइकस नॉट फाउंड। अब इसको समझ ही नहीं आ रही कि फाइकस क्या है। ठीक है, तो आपने ये इसको एफ छोटा ही लिखना है, जहाँ पे छोटा लिखा हो वहाँ पे छोटा लिखना है, जहाँ पे जो है वो कैपिटल है वहाँ पे आपने कैपिटल ही यूज़ करना है, जहाँ पे स्मॉल है स्मॉल यूज़ करना है, कैपिटल है कैपिटल यूज़ करना है। अब आपने ग्राफ बना लिया, आप सुपरवाइजर के पास चले गए, लेकिन आप कहते हैं सर ग्राफ बना लाए हैं तो इसको चेक करें। सर आप कहते हैं ग्राफ तो ठीक है, ये आप ऐसा करें कि जो है ना इसे पाथ ग्राफ बना के ना। अब देखें अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे होते या मिनी टैब या किसी और चीज़ पे ना, तो आपको अब यहाँ पे रफड़ पड़ जाना था। रफड़ कहते हैं स्यापा पड़ जाना, यानी मुश्किल हो जानी थी आप लोगों के लिए ना। तो आपका टाइम बाज़ का ऐसा होता कि एक ग्राफ बनाने के लिए सारा सारा दिन जो है हम लगे रहते हैं ना। तो यहाँ पे जस्ट हमने एक वर्ड चेंज करना है, ये पाथ है ना, पाथ पे यहाँ पे आप लिख दें, सॉरी स्मूथ है, यहाँ पे आप लिख दें पाथ। पाथ ग्राफ लिखा, इसको रन किया,
ये देखें इसने पाथ ग्राफ बना दिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कलर भी हों। ये जो है ना, ये ब्लैक की लाइन आ रही है, 3 स्पीशीज़ है हमारे पास, तो स्पीशीज़ की बेस पे इनका कलर भी हो डिफरेंट। तो हम एक नई चीज़ ऐड कर लेते हैं, एस्थेटिक में ही आता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कलर, कलर के लिए जो कोड है COL इक्वल। अब यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे स्पीशीज़ का नाम, तो यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे फाइकस $, और यहाँ से स्पीशीज़ को चूज़ कर लेंगे। अब ये क्या करेगा कि स्पीशीज़ की बेस के ऊपर इसको डिफरेंट कलर अलॉट कर देगा। अब ये देखें, ये देखें, अब इसने जो पाथ डायग्राम है या पाथ जो है ग्राफ को डिफरेंट कलर अलॉट कर दिया। आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, या आप इसकी लेबलिंग भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी हर काम जो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो है हम एक और ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। ये आपने चेक कराया, दोबारा सुपरवाइज़र को कहते हैं, ये नहीं ठीक। आप ऐसा करेंगे, लाइन ग्राफ बना के लिखते हैं। आप दोबारा इस कोड को कॉपी करते हैं, ये पेस्ट करते हैं, यहाँ से एक लफ्ज़ चेंज करते हैं, लाइन, ठीक है, और इसको रन करते हैं। आप दोबारा सुपरवाइज़र के पास लेके चले जाते हैं, ये आपका लाइन ग्राफ बन गया। वो कहते हैं नहीं यार, ऐसा करें कि आप इसको ना बॉक्स प्लॉट ग्राफ बना के। आप कहते हैं ये कौन सा काम। आप दोबारा आर पे आते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं। देखिए, हमने अब कुछ भी नहीं किया, उसको रन कर रहे हैं बस। हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं यहाँ पे कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एक वर्ड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, बॉक्स प्लॉट, और इसको रन कर देते हैं। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास बॉक्स प्लॉट का जो है वो ग्राफ बन चुका है। आप कहते हैं कि बॉक्स प्लॉट जो है ना, ये फिल भी होने चाहिए। ये इमेज सेंटर में ना वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये फुल ब्लू हो। आप इसको फिल भी कर सकते हैं। इसमें लिखे हैं ये फिल इक्वल, आप स्पीशीज़ को काट लें यहाँ से, ठीक है। स्पीशीज़ की बेस पे आपने इसको फिल करना चाहते हैं, इसको कॉपी करें, इसके बाद पेस्ट कर दें और इसको रन करें। ये देखें, ये फिल भी हो गया, ठीक है। लेकिन फिल से वो बगैर ही था, अच्छा लग रहा था, तो हम इसको दोबारा। अच्छा, बड़े खुश हुए हैं कि मैंने जी बॉक्स प्लॉट बना लिया। आप सर के पास गए, सर कहते हैं कि अगेन जिस तरह चक्कर लगते हैं हमारे, ये तो ऐसे नहीं करें। अब ऐसा करें कि एक्चुअली वो हमें सिखाने के लिए चक्कर लगा रहे होते हैं कि हम मज़ीद सीखते जाएं। तो अच्छा, वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आपने बॉक्स प्लॉट बना लिया, आप डेंसिटी ग्राफ बना के लाएँ। एक का ना, एक्चुअली कुछ ग्राफ ऐसे हैं, जैसे हिस्टोग्राम है, डेंसिटी ग्राफ है, इस पर हमें एक ही एक्सिस पे बनता है, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस वाला डिलीट कर देते हैं। तो हमें कहते हैं कि आप डेंसिटी ग्राफ बना के लाएँ, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। पैटर्न विड्थ का हम ग्राफ बना के लाते हैं स्पीशीज़ की बेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमने जो, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि कॉपी हुई है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ डेंसिटी पे, ठीक है। टाइम हमारा काफ़ी अप हो गया आज। अच्छा, पर डेंसिटी पे मैं लिखता हूँ, तो इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे डेंसिटी ग्राफ बना के दे दिया। मैं ये डिफरेंट डेंसिटी शो कर रहा हूँ। अब आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। इसको फिल करें तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। एस्थेटिक यहाँ पे आ रही है, ठीक है। खूबसूरती में जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं वो इसकी एस्थेटिक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करें, स्पीशीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको रन करें। ये देखिए, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो ग्राफ बना है, ये वाला डेंसिटी ग्राफ है और ये फील्ड है। अब ये देखें ना, यहाँ पे कितनी आसानी से हमने सारे ग्राफ बना लिए हैं। अगर ये एक्सेल में हो या किसी और सॉफ्टवेयर में हो तो हमारे लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। तो जस्ट हमने एक वर्ड वहाँ से चेंज करते रहें
तो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं उस पर। कॉपी पेस्ट करके हम उसको कोड को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ करने की, अगर इसमें हो जाता है तो यहाँ पे प्लस करें, थीम, और ये इसमें अभी नहीं होगा। बहरहाल आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें, तो कल हम ggplot2 में जो है ना वो इसको इसमें हो जाता है, लेकिन ये अभी आप इसकी जस्ट यहाँ तक प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी वहाँ पे हम थीम भी चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज भी चेंज करेंगे, सारी चीज़ें जो है इसमें एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इसकी वीडियो जो है वो आज रिकॉर्ड हो चुकी है साथ इसी लेक्चर की, और ये तकरीबन 1 घंटे की जो है वीडियो हमारी पूरी हुई है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।